हाय एवरीवन, आज से हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की पूरी सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी रिप्लाई जल्द से जल्द आपको दें। और चलिए बिना समय हम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि चैप्टर नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंट क्यों पड़ती है हमें मैनेजमेंट को चलाने के लिए, और इसमें जो हमें पढ़ना है यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो मैं आपको बता दूं। इनमें 8 चीजें पढ़नी है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर, आपको एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है या फिर फीचर आ जाता है, तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फीचर मतलब क्या लिखने हैं और कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या लिखने हैं। तो हम आपको बता दें ये कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दोनों होते हैं, बहुत बच्चे इसे जानते भी होंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम आपको बता दें कि इसकी इंपॉर्टेंस और नीड क्या पड़ती है कि हमें मैनेजमेंट को रन करना है या फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस यानी क्यों देना है। और फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को जानेंगे कि हमें इससे क्या क्या बेनिफिटें मिलती हैं कि अगर हम अच्छा मैनेजमेंट चला रहे हैं तो। और फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे। फिर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे कि हमें कितने टाइप से लेवल से गुजरना होगा एक मैनेजमेंट को रन करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ मोस्टली 3 टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसको कि हम लोअर लेवल भी कहते हैं। फिर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी जानेंगे। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही चीजें मोस्टली रहती हैं। और आपको कोऑर्डिनेशन जो कि पूरी की पूरी समराइजिंग यानी जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट आप कैसे करेंगे इसकी मैं बेस्ट आपको डिफाइन करके बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन, सैनराइजिंग, हार्मोनाइजिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन ईच डिपार्टमेंट, यानी सारे को सम्मिलित करके एक जगह जो रखे उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी ऑब्जेक्टिव बता दिया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर मैं इंट्रोडक्शन की बात करें जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो उसके लिए पहले आपके पास प्लानिंग चाहिए होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी हर चीज जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको हर चीज चाहिए होगी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। और आपके पास सबसे पहले तो आपके पास गोल होना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं हमारे पास टारगेट है 95, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार चलो 95 तो हमारे आ ही जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि हमारे पास स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए, हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तभी हमारे 95% तक हमारे टारगेट अचीव हो पाएंगे। तो हम इसमें आपको जैसा कि दिया हुआ है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस, यहाँ पे आपको कोई चांस नहीं लेना है, बट बाय फॉलोइंग अ डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। हम इसी को मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन और अच्छे से हम आपको मैनेजमेंट बताएंगे इसके अगले स्लाइड में। तो आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैनेजमेंट इज इसेंशियली फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल, नॉन प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। जैसे नॉन प्रॉफिट में तुम्हारा एनजीओ आ जाता है, तो एनजीओ के लिए भी रन करने के लिए मैनेजमेंट यानी हर चीज को रन करने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर घर में आपकी मम्मी है, अगर आपके घर में मम्मी है या पापा है तो उन दोनों को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। हमारे बच्चे किस तरह से सुबह में आप उठे तो कब स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब उनको कोचिंग भेजना है, कब उन्हें खेलने के लिए भेजना है, आपको वो मैनेजमेंट करते हैं तब आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाते हैं। हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हर फंक्शन के लिए आपको मैनेजमेंट पड़ता है। तो यानी मैनेजमेंट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज, यानी एक ये फंक्शन या सीरीज या सीक्वेंस में चलता रहता है कि हमारे को इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। जैसा कि आपका टाइम टेबल है, आप सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो, उसके बाद से आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर स्कूल से आते हो, फिर कोचिंग के लिए, कोचिंग से आते हो तो फिर तुम खेलने के लिए जाते हो या फिर रात को बैठ कर पढ़ते हो। वैसे ही मैनेजमेंट को भी रन करने के लिए भी करना पड़ता है। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा। फिर हम जो मेरा ये आप पढ़ लेना जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जो कि हम कार्य करते हैं और हमारा एम रहता है कि हम इसको कितने कम से कम समय में अपने काम को पूरा कर लें और कितने सटीक से इसको काम को हम पूरा कर लें, जो कि आपको दिया होगा, आप देख पा रहे होंगे। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट 3 टर्म्स। ये हमारा मैनेजमेंट 3 प्रकार का लेता है। एक प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो कि प्रोसेस आप ये पढ़ लो गाइस, प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है आपसे। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस। ये प्रोसेस रेफर टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन। आप यहाँ पे लिखना मत भूलना अपने एग्जाम में, इट्स परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। It's performs series of functions to get the things done. The function are planning, organizing, stopping, directing and controlling, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आप उसके बाद से इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस डिफरेंस पढ़ लो, आप उतने में आपको कवर हो जाएगा कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है। तो पहले इसकी मीनिंग की बात करो तो इफेक्टिवनेस की, तो इट रेफर्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ये हमको एक समय देता है कि आप कितने समय में अपने आप को काम को कवर कर पा रहे हो, और इसको कोई मतलब नहीं रहता कि आप कितना पैसा लगा रहे हो या फिर कितना इफेक्टिव आप टाइम दे रहे हो। आपको ये बस काम महत्व रखता है कि आप कितने जल्दी काम को समाप्त कर लेते हो। फिर एफिशिएंसी यानी आप कितने सही से आप उस काम को कर रहे हो, कितने लेवल से यानी टाइम टेबल बना के आप काम करो। और इट्स रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर आपके पास इफेक्टिवनेस होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जल्दी से जल्दी अपने इंड रिजल्ट पे पहुंचोगे। अगर आपके पास इफेक्टिवनेस होगा तो जाहिर सी बात है कि आप अपने टारगेट यानी 95 प्लस का जो बनाए हो वो आपका टारगेट कंप्लीट होगा परसेंटेज का। फिर टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और आपकी जो बेनिफिट होगी एनालिसिस की वो जरूर से जरूर बढ़ेगी। और फिर मेन कंसिडरेशन यानी इंड रिजल्ट आपका टारगेट होगा और ये कॉस्ट आपका कम होगा। फिर अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मींस completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. गाइज ये दोनों को दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन दैट अदर इज ऑफ नो यूज। जैसा कि आपने अगर टॉस को उछाला तो उसमें एक आता है हेड और टेल, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है कि आपके पास हेड आया टेल आया, दोनों को इक्वल रन करना पड़ेगा तभी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो पाएगा। फिर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर कोई एक देखते हो कि अगर एक कंपनी वो अपने मैनेजमेंट को अगर रीच तक नहीं पहुंचा पाती है तो कंपनी लगभग दिवालिया यानी इंसॉल्वेंसी उसकी कगार पे आ जाती है। तो इसी को कहते हैं कि उसकी कंपनी के पास इनएफिशिएंसी की कमी थी और इनइफेक्टिवनेस की कमी थी। फिर हम इसकी डिफिनेशन देख लो बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो ये अपने अपने जो कि आप ऑथर का नाम भी लिख देते हो तो वो भी सही है। आपको यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगा तो आप इसी का मैनेजमेंट का लिखना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हो सके तो आप इन तीनों प्रोसेस को भी कवर कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली इसे यहाँ पे मिल जाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हो कि मैनेजमेंट एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक गोल चाहिए होती है, स्टाफ चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे हम मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की पहले बात कर ले तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हमें कभी भी देखते हो अगर कोई एक बंदा टीम में काम करता है तो एक ही मेन रोल उसमें निभाता है और वही सारे के सारे काम को टारगेट रखता है, मगर आपका काम तो होता है ना। वैसे यहाँ पे मैनेजमेंट इज ओरिएंटेड गोल प्रोसेस, द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी हर डिपार्टमेंट बांटे होते रहते हैं लेकिन वो फाइनली एक बंदे के पास जाता है और वो पास करता है, तभी वहां से आपके पास
एक काम डन हो पाता है। फिर मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल। हो सके तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इस फ्लो डायग्राम को बना देना, ताकि एक इंप्रेशन पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे हो, आप टीचर उस पे नंबर धड़ाधड़ देना शुरू कर देता है। फिर मैनेजरियल फंक्शन एम टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी आप जानते हो कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फिनोमेना। ये नहीं कि यहाँ पे एक जगह हो रहा है तो दूसरे जगह इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, ये हर जगह यूनिवर्सल फिनोमेना है। आप चाहे हॉस्पिटल में देखो या स्कूल में देखो या अपने होम में देखो, ये हर जगह फॉलो होती है। फिर द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली, इट्स एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में तुम्हारा एनजीओ या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और उसे पूरी की पूरी तरह से हर सभी लोगों से फॉलो की जाती है। और हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्लब हो या फिर कोई भी हो, सबको फॉलो करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड वेदर इट इज यूएसए, यूके और इंडिया। ये हर जगह मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, चाहे वो कितने भी धनी देश हो या फिर कितने भी अपने आप को मैनेजमेंट करे, तो बात तो मैनेजमेंट की जाती है। फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट कभी भी आप एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क चाहिए होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसा कि अगर एक बंदा चाहिए होता है तो पहले उस बंदे को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग, फिर रिसोर्सेस को कलेक्ट करना पड़ेगा यानी ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग। इन तीनों चीजों को मुझे रन कैसे करना है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी आप पीपल को कैसे रिक्रूट करोगे एचआर के द्वारा और उसे कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप ये काम करो, तो इसके मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको काम पड़ता है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आपको प्रोडक्शन यानी आपको आउटपुट कितनी लानी है, अगर आप तीनों चीजों को सम अप करते हो तो। फिर सेल्स और परचेज। फिर अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी आपको जैसा बताया, फिर आप यहाँ पे पढ़ लेना जैसा कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन और सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल, यानी सभी के लिए एक गोल दिया जाता है कि आप इस गोल को टारगेट अचीव करो। फिर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल टास्क टू अकॉम्प्लिश। The task depends upon the nature of business. Example, work to be accomplished in school is providing education. Either आपके जो टीचर हैं उसे भी मैनेजमेंट किया जाता है मैनेजर के द्वारा। फिर ये जो हॉस्पिटल टू ट्रीट पेशेंट या फिर वो हॉस्पिटल हो। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जैसा कि आप जानते हो people refers to human resources and human resources are the most important asset of an organization। अगर गाइस सोचो, अगर तुम्हारे पास पीपल ही ना हो तो किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को रन आप कैसे कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, people refer to human resources and human resources are the most important asset of any organization। बिना पीपल का कोई काम नहीं होने वाला है। फिर मैनेजमेंट हैज टू गेट accomplished through people by making their strength, effectiveness and weakness irrelevant। और एक एचआर को जानना पड़ेगा कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, वीकनेस, और उस हिसाब से उसे क्या कहा जाता है कि आप उसको किस तरह से डील कर पा रहे हो। फिर मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशन, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल नीड्स। मैनेजमेंट को ये ध्यान बात में रखनी चाहिए कि एम्प्लॉयज की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं। फिर टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पीपल कितने लोग हैं और उनकी ग्रुप सम्मिलित करनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड। यानी कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, सामान को ले रहे हो, अगर सेब है, सेब को अगर तुम काट रहे हो तो उसकी ऑपरेशन या पीस में बांट रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई भी आउटपुट यानी प्रोडक्शन कर रहे हो तो पहले उसे रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे, फिर उसे सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करोगे, तब वो फाइनली फिनिश्ड गुड यानी आउटपुट में कन्वर्ट होकर आता है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का वही मेन कंसंट्रेशन होता है कि मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कैसे उसे मिक्स करे और एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल बनाए। और डिसाइड व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल इट टू बी डन। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर ये तीनों चीज रही तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रन होगा और रन होगा। इसे मैं इंपॉर्टेंट करता हूँ कि आप इसे विधिवत पढ़ लेना।
फिर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे फ्लो डायग्राम देख पा रहे हो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जैसा कि बताया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये दोनों चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज। फिर हम मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हो कि मैनेजमेंट कीप गोइंग चेंजिंग ऑन, यानी डायनेमिक होता है। एक मैनेजमेंट की पहली बात करें तो डायनेमिक होता है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट या आप यहाँ पे आ गई हमारे फील्ड में, यानी मार्केट फील्ड में आ गई, तो उस मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस डायनेमिक चेंज से कैसे कॉम्पिटिट करना है और कैसे हमारे अपने टेक्निकल को अपग्रेड करना होगा। तो इसे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। यानी आप एक मैनेजर को यानी एचआर को पूरी नीड रखें, उसकी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे हर जो भी अपग्रेडेशन हो सारी चीजों में हमारे मैनेजमेंट ऑफ पर्सन में उसको अपग्रेड करता रहे। फिर आते हैं हमारे पास पांचवा पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। फिर मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। जैसा कि आपको बताया कि एक मैनेजमेंट यानी एक आउटपुट, फाइनल आउटपुट के देने के लिए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की नीड पड़ती है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल की नीड पड़ती है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन फील्ड कवर हो पाता है। और सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए रहते हैं। इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवर इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप एफर्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। आप कभी भी देखते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो कभी भी करते हैं हमारी ये टीम वर्क है, ना कि इंडिविजुअल वर्क है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के द्वारा ही किया जाता है, तो उसे हम इंडिविजुअल कह नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देखा है कंपनी ऑफ द ईयर, आपके पास एक मार्केटिंग का अलग होता है, फिनांस का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग होता है। ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, ये चारों जब सम अप होते हैं तब एक फाइनल आउटपुट निकलता है, जिसको हम मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। फिर मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, ये कीप चेंजिंग गोइंग ऑन रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। और मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे गोल कैसे अचीव हो और हमारे अपग्रेड क्या क्या हो। तो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट। जैसा अगर फील्ड में काम चल रहा है उस हिसाब से मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करना होगा। फिर आती है हमारे पास बात द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में। और इसमें हम आपको बताएंगे कि सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, और टेक्निकल इन्वायरमेंट क्या होता है, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक मैनेजमेंट को रन करने में। और फिर उसके बाद से हमारे पास आ जाता है इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल, आप गाइस कमेंट में बताओ कि टेंजिबल क्या होता है। यहाँ पे इंटेंजिबल तो दे दिया है, लेकिन आप इंटेंजिबल और टेंजिबल भी आप कमेंट में बता देना। फिर मैंने इंटेंजिबल की बात करें तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड, यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे फिजिकली तो देख सकते हो ना कि मैनेजमेंट कैसे रन हो रहा है, और कैसे आप महसूस कर सकते हो कि हाँ ये चीज काम प्रोसेस में है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील्ड बाय सीइंग द ऑर्डर लाइंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। फिर हम इसकी फंक्शन जितने भी हमारे पास थे सारी बात कर लिए मैनेजमेंट की। और फिर हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमें कौन कौन से टारगेट हमारे कंप्लीट हो पाते हैं इससे एक मैनेजमेंट सक्सेसफुल रन होने में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ये तीनों चीजें, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हें अगर एक प्लान बनाए हो, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो पहले आप उसे पहुंचने के लिए बहुत सी ट्राई कोशिश करोगे, उसके तरफ झुकते जाओगे, तो यही सेम उसकी डिफिनेशन आप लिख देना गाइस। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जिस काम के प्रति झुक रहे हो उसे अचीव करने में वही हमारी ऑब्जेक्टिव्स यानी नीड हो गए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बात करें। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की
क्या गोल होता है कि हम अपने इफेक्टिव और इफिशियंसी से अपने काम को सही टाइम वर्धित में हम अपने काम को अचीव कर ले, यानी गोल को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे दे दिया द ऑब्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का होता है कि हमारी कंपनी कितने से कितनी ग्रो करती जाए, और द ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ दी, यानी ग्रोथ भी हो और उसकी समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि उसकी कितनी बढ़ती जाए। फिर यहाँ पे हम इसकी देखो सर्वाइवल 3 इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट में। अगर आपके पास सर्वाइवल है, अगर आपके पास मार्केट में आप सरवाइव कर पा रहे हो, एक कंपनी आई, अगर जैसे टूथपेस्ट पेस्ट की बात करें, कोलगेट हो गया, मैक्स फ्रेश हो गया, कोलगेट सबसे अपना एक कॉम्पिटिटिव, फिर एक पतंजलि आ गई, पतंजलि भी अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर रही है, तभी उसे लोग जाते हैं पहले कि हमें पतंजलि का दो या फिर हमें कोलगेट दो। तो आपको एक पहचान बनानी होगी, सर्वाइवल यानी मतलब आपको एक फील्ड में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको पहचान बनानी होगी, तभी आप उस बिजनेस को रन कर पाओगे। अदरवाइज आपकी बिजनेस इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ जाएगी, इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिये की कगार पे आ जाएगी। तो द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट कॉस्ट। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप पहचान बनाओगे, आप उससे प्रॉफिट करवाओगे, और कॉस्ट यानी जितनी आपकी लगी है रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने में, उससे थोड़े बहुत बचे तो भी आप सर्वाइवल कर सकते हो। फिर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी एक सबसे बड़ा मुद्दा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि आप कितने से कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, और इसकी क्या सर्वाइवल है, ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपकी जैसे आपकी जो भी सामान प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको किस तरह से तुम प्रॉफिटेबिलिटी में ला सकते हो, ये प्रॉफिट ही बताता है कि तुम अपने कंपटीशन मार्केट यानी अपने फील्ड में तुम सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रोथ। यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, प्रॉफिट इज रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क, विदाउट रिस्क नो, जैसा कि हम मैं आपको बता दूं गाइस, विदाउट रिस्क नेवर यू कैन अचीव एनी गोल। तो यहाँ पे जैसा दिया है कि, और इसमें बिजनेस का पहला रूल है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क, ये हमें देता है रिस्क मगर इसकी प्रॉफिट भी हाई रहती है। फिर इन दोनों के बाद ग्रोथ हमारे पास आता है जो कि बेहद जरूरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branch, number of product, number of employees, etc. अगर तुम्हें फाइंड करना है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो आप इन तीनों चीजों से फाइंड कर सकते हो, सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कंपनी, और भी कई प्रकार के होते हैं कि आप कितने ज्यादा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास वी-मार्ट है और बिग बाजार है, तो इसकी देख रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर अपोलो का की उनकी ब्रांच कितने शाखाएं हैं, और उस हिसाब से वो ग्रोथ करती हैं। हर जगह आपको क्या जो भी उनकी प्रोवाइड है यानी सुविधा प्रोवाइडेशन है, वो सारे की आपको फुलफिल नीड कवर होती है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक बिजनेस अगर ऑर्गेनाइजेशन का रन हो रही है तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि वो सोशल को भी ध्यान में रखकर अपने रन करे बिजनेस को। और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी, यानी सोसाइटी को ध्यान में रखकर उसे काम करना होगा। फिर इसकी जो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी, यानी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे लोगों को चीजें पहुंचानी होगी। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज और जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी उनको अधिक से अधिक कम पैसे में आपको सुविधा प्रोवाइड करनी होगी। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करो ताकि वो आपके में आए, तो भी आपके एक बिजनेस रन सही तरीके से हो पाएगा। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ टू कम्युनिटी, आप फाइनेंशियल जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के आसपास है उसके हित में आप काम करें। फिर आप जो भी है यहाँ पे पढ़ लेना ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल वेल्थ, यानी हर चीजें आपको
नजर रखनी पड़ेगी। और पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वेकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देखते हो आप कि अगर कोई भी बंदा और जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करो तो ये सबसे के सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखते हो कितने के कितने फंड अपने वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दान में दे देते हैं। फिर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटिव एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इनको कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी एम्प्लॉयज को क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक तो पहले पड़ती है कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी आपको फील्ड में जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन उनसे कॉम्पिटिटिव सैलरी देना होगा, तभी आपके पास पीपल आएंगे आपके पास काम करने के लिए। और उनके हित में बात करना होगा कि उनके लिए ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। इससे रिलेटेड ये है कि आप प्रमोशन उनको कितना दे रहे हैं और उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग कितनी दे रहे हैं। और उनके पीर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप कितनी कर रहे हैं, उनको कितना सही सम्मान मिल रहा है। और सोशल रिकॉग्नाइजेशन और गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट दे दिया हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन वेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक वेल्थ। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जैसा कि आपने कॉम्पिटिटिव सैलरी की बात की, पे रिकॉग्नाइजेशन की बात की, गुड वर्किंग कंडीशन की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। अब उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें इंपॉर्टेंस क्या देता है, हमें मैनेजमेंट को रन करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसा दिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेंड टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो, आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखोगे कि हमारी जो ग्रुप एक्टिविटी है या फिर जो भी हमारा नीड है वो कितने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं, और विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, कॉस्ट, और जो भी आप कह लो किसी भी चीज को बिना वेस्ट किए हुए कितनी इफेक्टिव और इफिशिएंसी से काम हो रही है, वो एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ही रोल अपना निभाता है उसे अचीव करने के लिए। फिर पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये हमें फाइंड करता है कि आप कैसे ग्रुप गोल को कवर करते हो, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। और मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर उसके बाद से मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी, तुम्हारी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, जैसा कि बताया कि कॉस्ट और टाइम को विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को ये कवर करता है। फिर यहाँ पे ये तुम्हारे पास फ्लो चार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि मैं बता रहा हूँ वो सारे पढ़ लेना। और फिर यहाँ पे थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सारा बताया, अगर तुमने इंट्रो पढ़ा तो तुम्हें इंपॉर्टेंस जरूर ही याद हो जाएंगे। क्रिएट्स डायनेमिक यानी कि चेंजिंग गोइंग ऑन, और ये आपको जरूरत पड़ती है कि अपने टाइम टू टाइम अपग्रेड होने के लिए। और उसके बाद आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी एक इंडिविजुअल यानी पर्सनल एम्प्लॉयज को आप कितनी कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हो, उसकी प्रोस्पेरिटी यानी पी रिकॉग्नाइजेशन कितनी दे रहे हो। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी आप उसकी कितनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी या फिर रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड कर रहे हो, और उनकी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप ध्यान में रख रहे हो कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख रहे हो कि नहीं। ये सारा हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करने में। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, या गाइस नेचर ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें तो नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप अंतर रखना है इसमें, अगर आपके पास एग्जाम में पूछने को आ जाता है तो। पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। हम साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि देख पा रहे होगे, साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व एंड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। और फिर से यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइंस का है हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन
मेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में यानी एक साइंस जो स्टडी मटेरियल हमारे पास कोई भी एक साइंस का बंदा है वो पहले जाता है, तो उसके लिए क्या अगर ऑपरेशन करने जा रहा है तो वो डायरेक्ट ऑपरेशन करने जाएगा, पहले उसे कोई भी बॉडी दी जाएगी, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर वो करेगा, यानी पूरी नॉलेज लेके जाएगा, तब वो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरेगा। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और ये प्रिंसिपल हमारे पास साइंस का सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट आप कितना ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो। फिर द फीचर साइंस इज पार्शियली प्रेजेंटेड। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये पूरा की जैसे बताया कि यूनिवर्सल फिनोमेना के लिए हर जगह आपको ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल देखने को मिलेगा वैलिडिटी। फिर कंक्लूजन इसका क्या निकल कर आता है कि ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस is present in management whereas two are not present, so management cannot be considered pure or exact science, but we can all it as exact science or social science। फिर मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट एज साइंस जैसा कि मैंने बताया इसमें फीचर ऑफ साइंस और फीचर ऑफ साइंस विच आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। और फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट सेकेंड पॉइंट पे आता है हमारे पास। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट इट द परफेक्शन। प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। द फीचर ऑफ फीचर की इसकी बात करें, जैसा कि यहाँ पे आर्ट कैन बी, आप एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके लिए आपको अगर आपके पास कला है तो आपके लिए पहले आप नॉलेज इकट्ठा करते हो, फिर उसकी क्रिएटिविटी पड़ती है कि आप इसको कितना क्रिएटिविटी से आप सजा सकते हो, और उसके पास टैलेंट आपके पास कितना है कि उस क्रिएटिविटी को निखार सकते हो। फिर प्रैक्टिस आप कितना करते हो कि उसे और कितना परफेक्ट कर पाते हो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे फीचर्स में। तो पहला हमारे पास आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी, और फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सेकेंड पे है। तो हम पहले यहाँ पर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें कि अगर इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट, या आप एजुकेशन सेक्टर में ही बात करो तो आपके पास पूरी की पूरी बुक लिस्ट दी जाती है कि आप पहले थॉरोली आप उसे ग्रहण करें, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसके बाद ही आप जाए उसमें फील्ड में कॉम्पिटिटिव करने के लिए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की पहले प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, तब आप उस फील्ड में उतरें। फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट ट्रैक्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। आपको स्टडी सारी की सारी अवेलेबल रहती हैं आपको एक ज्ञान वॉरियर्स बनने में। फिर अगर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट इज और थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। आपके पास क्रिएटिविटी कितनी होती है, स्किल कितना होता है, आप उसे ज्यादा से ज्यादा निखार सको। जैसे हम एग्जांपल बात करें एक म्यूजिशियन की, तो वो बराबर प्रैक्टिस करता है, या क्रिकेट की जैसे विराट कोहली ही हो गया, अगर वो डेली प्रैक्टिस ना करे तो क्या वो एक परफेक्ट बैट्समैन कहाएगा? वो कितना पहले मेहनत करता है तब वो परफेक्ट बैट्समैन कहा है। जब वो छक्का लगाता है तब तो उठ के खड़ा होकर कहते हो वाह कोहली वाह, लेकिन वहां पे उसकी पीछे की मेहनत देखो वो कितना प्रैक्टिस करता है। तो इसी कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ, एवरी मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कितनी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर किसी भी काम को। जैसे आपको अगर अच्छी ये बुक ही अगर आपको रिवाइज करनी है, आप एक बार पढ़ोगे तो नहीं आपको आएगा, बार बार रिवाइज करोगे तभी आप इसे पूरी की पूरी स्टडी आप अध्ययन करोगे, तभी आप इस बुक को पूरा समराइज कर पाओगे। फिर कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है कि ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन और कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। यानी आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट वो कला है जो किसी काम को पूरा करने में वो दूसरे को द्वारा ही की जाती है। फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट? कमेंट में लिख कर बताएं। मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। जैसा कि लाइक साइंस इट हैज सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल। आपके पास अगर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो
आप उस साइंस को पूरा अध्ययन करोगे तब उस फील्ड में उतरेगा। वैसे ही आर्ट को है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप उसके पास क्रिएटिविटी कितनी है, आपके पास टैलेंट कितने है, उसे निखारने के लिए सच नॉलेज इन बेस्ट पॉसिबल वे साइंस एंड और नॉट इन कंट्रास्ट टू ईच अदर बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमारे पास लास्ट आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, और इसके बाद से हमारे पास आएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। आप प्रोफेशन क्लास 11th में भी पढ़े होंगे प्रोफेशन हम किसे कहते हैं, प्रोफेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप कौन सी पेशा काम करते हैं आप उसी को प्रोफेशन कह सकते हैं। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। और फिर द मेन फीचर ऑफ profession or well-defined body of knowledge, restricted entry and presence of professional and existence of ethical codes, जो कि यहाँ पे आपको उतना नीड नहीं है। वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज यानी आपके पास कितनी सिस्टमेटिक और बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास कितनी है वो आपकी यहाँ पे चेक की जाती है, और उसके पास की अवेलेबिलिटी क्या है उसे निखारने के लिए। फिर बस यही देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कॉलर्स आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशन एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल टू टैकल दिस सिचुएशन। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर लें कि आप किसी भी फील्ड में हो, द एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। यार गाइस अगर तुम क्लास 12 पास हो जस्ट, यानी आप तुम क्लास 12 की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12 के पास जाओगे, क्या तुम्हें एक प्रोफेशन जो तुम्हारा प्रोफेशनल नौकरी है यानी सर्विस तुम करना चाहते हो या क्या तुम्हें मिल पाएगा, उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो कौन सी एसोसिएशन रहती है, जैसे आप स्कूल है जो कि आपका स्कूल जैसे कि आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसे यूजीसी रन करता है, और अभी जो आपका जो रन कर रहा है वो एनसीईआरटी के द्वारा रन किया जाता है जो कि एनसीटीई है। उसी तरह से यहाँ पे दिया है फॉर ऑल प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन और एस्टेब्लिश एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट himself registered with his association before practicing that profession. For example, doctor have to get themselves registered with the Medical Council of India, अगर डॉक्टर है उसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया etc. और इन द केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेट अप at national and international level which have some membership rules and set of ethical codes। उनके लिए तुम एथिकल कोड्स यानी एथिक्स क्या होता है आप कमेंट में बताओ, मैं यहाँ पे बता दूं कि एथिक्स होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपको सही और गलत की परख करनी होगी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स की बात करें तो ऑल इंडिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक लगा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर but legally it is not compulsory for all the manager to get registered with him to abide by the ethical codes. So presently this feature of profession is not present in management but very soon it will be included with say statutory backing, जैसा कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अभी ये रूल में नहीं आया है, ये बहुत जल्दी ही रूल में आएगा। फिर पांचवा हमारे पास सर्विस मोटिव, यानी आप कितना एक जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप कितने से कितने ज्यादा मोटिवेट कर सकते हो एक एम्प्लॉयर को। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी profession is to serve the client with dedication, whereas basic purpose of management is achievement of management goal. For example, for a business organization the goal can be profit maximization। अगर आपको profit maximization चाहिए तो आपके सबसे पहले सर्विस मोटिव होने चाहिए। फिर but nowadays only a profit maximization cannot be the sole goal or enterprise, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं चाहिए होती है बल्कि आप सर्विस मोटिव यानी एम्प्लॉयमेंट को आप कितना कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हो, जैसे कि सोशल हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बात किया, फिर उसको कितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड, सर्विस मोटिव भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है, तो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आप अगर आप इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हो या फिर लेक्चर को तो आप पूरा इसे अंत तक देखना, आपको पूरी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से देख लेना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 1 में दो पार्ट 2 में हम कर रहे हैं, हर चैप्टर 2 पार्ट में कवर हो जाए।
ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अगले वीडियो में कवर करते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।